Good evening, everyone. Today we will start next topic, division of environment. Okay, you are already familiar with the four major realms of the earth. 6th स्टैंडर्ड में बेटा हमने इन रियलम्स को पढ़ा था. कौन कौन से रियलम्स को? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर. ओके, दोबारा से हम इनको इस क्लास में 7th स्टैंडर्ड में दोबारा से इनको डिस्कस करेंगे. ओके, जैसा कि देखें लिथोस्फीयर की बात करें, इट रिप्रेजेंट टू लैंड. एंड हाइड्रोस्फीयर इट रिप्रेजेंट टू वाटर. ओके, एंड एटमॉस्फेयर इट रिप्रेजेंट टू एयर. ओके, एंड बायोस्फीयर, सपोज कीजिए ये लिथोस्फीयर लैंड से रिलेटेड एंड ये आपका हाइड्रोस्फीयर वाटर से रिलेटेड, ये वाटर से रिलेटेड है. लिथोस्फीयर लैंड से रिलेटेड है. ओके, अब बात करें एटमॉस्फेयर की तो ये एयर से रिलेटेड है. अब जहाँ ये तीनों इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, इस पार्ट को बायोस्फीयर कॉल करते हैं, क्योंकि किसी भी लिविंग बीइंग के सर्वाइवल के लिए ये तीनों ही चीज़ें अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. मीन्स किसी भी लिविंग बीइंग को इनकी तीनों की ही नीड है. मीन्स जहाँ पर ये तीनों इंटरेक्ट करेंगी वहीं पर लाइफ पॉसिबल होगी. क्योंकि अगर सपोज कीजिए हम किसी भी एक स्फीयर को इसमें से एलिमिनेट कर देते हैं तो किसी भी एक स्फीयर की एब्सेंस में लाइफ पॉसिबल नहीं है. ओके, सपोज कीजिए हम वाटर को एलिमिनेट कर दें, मीन्स इसमें से निकाल दें, तो क्या होगा? वाटर के बिना हम नहीं सरवाइव कर पाएंगे, है ना. अगर एटमॉस्फेयर को निकाल दें तो हम एयर के बिना भी सरवाइव नहीं कर सकते. ओके, अब लैंड, उसके बिना भी सरवाइव नहीं कर सकते क्योंकि हमें सेटलमेंट के लिए लैंड की नीड है. ओके, क्रॉप ग्रो करने के लिए लैंड की नीड है. तो लाइफ कहाँ प्रेजेंट है? जहाँ पर ये तीनों ही मिलते हैं. ओके, तो डिस्कस करते हैं आगे. अबायोटिक एनवायरनमेंट. अबायोटिक, जैसा कि मैंने आपको बताया था, नॉन लिविंग जो भी एनवायरनमेंट है वो अबायोटिक एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड होता है. अब इनके अबायोटिक एनवायरनमेंट में जो जो थे उनको स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करते हैं. फर्स्टली डिस्कस करेंगे लिथोस्फीयर के बारे में. ओके, इट इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. लिथोस्फीयर जो है अर्थ की एक हार्ड, सबसे ऊपर वाली हार्ड लेयर है. ठीक है, इट इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. ओके, इट इज़, सपोज कीजिए बेटा ये अर्थ, ये इसकी सबसे ऊपर वाली, ठीक है, ये सबसे ऊपर वाली अपर लेयर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये अर्थ की ऊपरी जो लेयर है जिसे हम क्रस्ट कॉल करते हैं. ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स. अब ये लिथोस्फीयर किससे बना है बेटा? रॉक्स और मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. अर्थ की इस क्रस्ट लेयर पर क्या है? सॉइल है, रॉक्स हमें मिलते हैं देखने को, और मिनरल्स. द एवरेज थिकनेस ऑफ लिथोस्फीयर इज अबाउट 100 किलोमीटर. इस लिथोस्फीयर की जो थिकनेस है वो कितनी है? 100 किलोमीटर तक. ओके, नेक्स्ट आता है द रॉकी एंड इरेगुलर लैंड फॉर्म्स एक्सटेंड ओवर बोथ द कॉन्टिनेंट्स एज वेल एज द ओशन बेसिन. अर्थ जो है, अब लिथोस्फीयर की हम बात कर रहे हैं, तो लिथोस्फीयर पर हमें किस तरह से, कैसे वो स्प्रेड है? रॉकी टाइप में. ठीक है, इरेगुलर मतलब बिना किसी शेप के. कहीं पर माउंटेन्स टाइप हमें देखने को मिलेगी लिथोस्फीयर. ठीक है, कहीं हमें प्लेट्यूस टाइप और कहीं हमें प्लेन टाइप. ठीक है,
तो रॉकी और इरेगुलर लैंडफॉर्म्स जो है वो कहाँ कैसे एक्सटेंड है ओवर कहाँ तक, कॉन्टिनेंट्स और ओशन बेसिन तक, ठीक है। लिथोस्फीयर प्रोवाइड अस अ वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स। लिथोस्फीयर जो है वो डिफरेंट टाइप में हमें लैंडफॉर्म्स के रूप में अर्थ पर देखने को मिलती है। माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एटसेट्रा, ओके। लिथोस्फीयर इज दैट रियलम ऑफ द अर्थ थ्रू विच मोस्ट ऑफ द नीड्स ऑफ ह्यूमंस आर मेट। जो लिथोस्फीयर है अर्थ का वो रियलम जो है इससे मतलब अर्थ का लिथोस्फीयर जो पार्ट है रियलम है, ठीक है, वो ह्यूमन की नीड को पूरा करता है। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि अर्थ पर ही हमें, अर्थ के अंदर जब हम डिग करते हैं तो हमें मिनरल्स मिल जाते हैं बहुत सारे, ठीक है, और जो रिसोर्सेज जिनसे हमें पावर एनर्जी मिलती है वो रिसोर्सेज भी हमें अर्थ से ही मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं लिथोस्फीयर जो है उस पर ह्यूमन की नीड सारी टिकी हैं, ओके। या फिर हम बात करें एग्रीकल्चर की ही, ठीक है, जो फूड के रूप में क्रॉप ग्रो की जाती हैं ह्यूमन के थ्रू, ठीक, वो सभी भी हमें लिथोस्फीयर से ही मिलती हैं। सेकंड आती है हाइड्रोस्फीयर। सेकंड रियलम है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर रेफर्स टू द वाटर of the earth. Water is found as solid ice in glacier and ice sheets. अब देखो वाटर हमें किस तरह से मिलता है। ग्लेशियर में अगर हम देखें, अगर हम सॉलिड फॉर्म देखें वाटर की, अगर हम सॉलिड फॉर्म देखें, वैसे तो वाटर ज़्यादातर हमें लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलता है, अगर हम इसकी सॉलिड फॉर्म की बात करें तो वो हमें ग्लेशियर के रूप में और आइस शीट के रूप में हिली और माउंटेन एरिया में, और ये जो पोलर रीजन है यहाँ की तरफ देखने को मिलता है। इट इज़ फाउंड एज लिक्विड वाटर इन, लिक्विड के रूप में ये हमें ओशंस, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स, इन सभी रूपों में हमें देखने को मिलता है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड एज वाटर वेपर इन द एटमोसफेयर। ये हमें एटमोसफेयर में भी वाटर वेपर के रूप में मिलता है, ठीक है। वाटर मूव्स कंटिन्यूसली फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। वाटर हमेशा क्या करता रहता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है। इसी मूवमेंट को वाटर साइकिल कॉल किया जाता है। सपोज कीजिए ये अर्थ है, यहाँ पर ये वाटर है, ठीक है। अब ये वाटर जो है सन की हीट से क्या होगा, गर्म होगा। गर्म होगा तो ये क्या होंगे बेटा, इस तरह से ऊपर की तरफ उठेंगी, और ये वाटर वेपर्स गर्म होकर वाटर वेपर्स में वाटर कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के बाद क्लाउड फॉर्मेशन होगी, ठीक है। क्लाउड फॉर्मेशन होने के बाद क्या होगा, ये हमारे पास दोबारा लिक्विड फॉर्म में रेन के रूप में अर्थ पर पहुंचेगा। इस तरह से ये वाटर साइकिल चलता रहता है, कंटिन्यूटी में रहता है। नेक्स्ट आता है एटमॉस्फेयर। Atmosphere is the thin layer of air that envelops our earth. Atmosphere जो है ये हमारी अर्थ के चारों तरफ इस तरह से एक थिन लेयर बनी हुई है, एनवलप की तरह, ठीक है, जो हमारी अर्थ को कवर करती है। इट इज़ वेरी डायनामिक इन नेचर। एटमॉस्फेयर के अंदर एयर है और एक ये मूवमेंट में रहती है, इसीलिए इसे डायनामिक नेचर में कॉल किया गया है। इट इज़ हेल्ड टू द अर्थ बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जो ये हमारी अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, ये किससे बाउंड है बेटा, किसकी वजह से है इसके साथ बाउंड, अर्थ के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। द एटमॉस्फेयर कंटेन्स वेरियस गैसेज इंक्लूडिंग द लाइफ गिविंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए बेटा, एटमॉस्फेयर के अंदर वो गैसें इंक्लूड हैं जो हमें लाइफ के लिए, हमारी लाइफ के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती हैं, ठीक है, जिनकी हमें नीड होती है।
जिनसे हमारा जीवन चलता है। कौन सी? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इट ऑल्सो कंटेन डस्ट। इसके अलावा, इन गैसेस के अलावा डस्ट या वाटर वेपर, ये सभी भी इंक्लूड हैं। द एटमोसफेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड एक्सट्रीम हीट ऑफ द सन। अब देखिए, ये हमारी अर्थ है। अर्थ के चारों तरफ इस तरह से एक एयर का ब्लैंकेट बना हुआ है। इस एयर ब्लैंकेट को ही एटमॉस्फेयर कॉल करते हैं। और अब यहाँ मान लीजिए सन है। सन की जो डायरेक्ट रेज हैं वो अर्थ पर डायरेक्टली ना पड़ के एटमॉस्फेयर से होकर गुजरती हैं। अगर ये डायरेक्टली पड़ती तो हमारी अर्थ पर ज़्यादा हीट और ज़्यादा एक्सेस में हीट क्रिएट करती, लेकिन ये हीट एटमॉस्फेयर से क्रॉस होकर फिर हमारी अर्थ पर पहुंचती है। तो इट मीन्स डायरेक्ट नहीं पहुंचती, है ना। तो जिसकी वजह से हमें ये एटमॉस्फेयर जो है सन की डायरेक्ट हीट रेज से या जो हार्मफुल रेज निकलती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। इट कंट्रोल्स द एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर। अब ये डायरेक्ट नहीं आ रहा तो एटमॉस्फेयर से होकर जा रहा है, तो इट मीन्स जब ये अर्थ पर पहुंचेगा तो ये एटमॉस्फेयर इस सन के टेम्परेचर को क्या कर देगा? कंट्रोल कर देगा। ठीक है। ड्यूरिंग द डे एंड नाइट, डे और नाइट दोनों में सन का जो टेम्परेचर है कंट्रोल में इस एटमॉस्फेयर की तरफ से ही कंट्रोल होकर हम तक पहुंचता है। द चेंजेस इन वेदर एंड क्लाइमेट आर ऑल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब जो हमारे हम देखें जो वेदर होता है, डे टू डे चेंजेस आता है, या क्लाइमेट किसी भी प्लेस की जो जलवायु होती है वो उसकी जो प्रेजेंस है वो एटमॉस्फेयर की वजह से ही है। ठीक है।